सबसे ताकतवर इकोनॉमी होने के नाते यूएस की लीडरशिप जब कोई भी डिसीजन लेती है तो इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है, वो भले ही जियोपॉलिटिकल रिलेशन से रिलेटेड हो, ट्रेड से रिलेटेड हो, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो। हम सभी जानते हैं कि 2017 में जब ट्रंप को यूएस के प्रेसिडेंट के तौर पर चुना गया था तो ट्रंप काफी क्रिटिकल थे एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रीटीज हैं उनको लेकर। साथ ही साथ ट्रंप ने मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के इंपॉर्टेंस पर भी क्वेश्चन किया था। ट्रंप का यह मानना था कि अमेरिका अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है और अमेरिका का इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अमेरिकन का डेवलपमेंट ही उनका कोर इंटरेस्ट है, उनका कोर ऑब्जेक्टिव है, राइट। बट उसकी वजह से हमें कई सारे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस वीक होते हुए दिखाई पड़े। साथ ही साथ एनवायरमेंटल ट्रीटीज जितनी भी हो रही थी, जितने भी लेजिस्लेशंस आ रहे थे, वो भी काफी वीक हुए। 2021 में जो बाइडेन को चुनने का सबसे बड़ा रीजन ही यही था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी रॉन्ग्स हुए हैं, जो भी गलत डिसीजन हुए हैं, उनको एक बार जो बाइडेन रिवर्स करेंगे। अमेरिका के जो जियोपॉलिटिकल रिलेशंस हैं बाकी सारी दुनिया के साथ बेटर होंगे। चाइना और यूएस में जो ट्रेड टसल चल रहा था, ट्रेड वॉर चल रहा था, उसको जो बाइडेन खत्म करेंगे, जिससे कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स एक बार फिर से मजबूत होंगी। बट जो बाइडेन पिछले 4 सालों में इस काम को करने में अनसक्सेसफुल रहे या फेल्ड रहे। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही है कि बिडेन की फॉरेन पॉलिसी, बिडेन के ट्रेड पॉलिसी ने किस तरीके से दुनिया को शेप किया। क्या इन्होंने दुनिया को बेटर बनाया या इन्होंने दुनिया को और भी ज्यादा बुरी सिचुएशन पर लाकर खड़ा कर दिया है। वेलकम टू चाहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रखर त्रिपाठी एंड बिडेन्स फॉरेन पॉलिसी विल टॉक अबाउट। तो बिडेन की फॉरेन पॉलिसी को पिछले 4 साल में उन्होंने जो भी डिसीजंस लिए हैं उनको आज इवैल्यूएट किया जा रहा है और यह देखा जाता है कि पिछले 50 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी, एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट में 50 साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी बाइडेन कहीं ना कहीं गवर्नेंस में अनसक्सेसफुल रहे, फेल रहे। क्योंकि इनका फॉरेन पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी जो है उसने कुछ भी पॉजिटिव नहीं किया। इवन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो चीजें गलत हुई थी उनको और भी ज्यादा गलत कर दिया और एक्सट्रीम सिचुएशन पर ले जाकर खड़ा कर दिया दुनिया को, राइट। बिडेन्स फॉरेन पॉलिसी एम टू रिवर्स अमेरिकाज रिट्रीट फ्रॉम मल्टीलैटरलिज्म बाय emphasizing diplomacy, strengthening alliances and re-engaging with international institutions। जैसे मानते हैं नाटो। अगर नाटो को हम देखें तो नाटो का एक्सपेंशन जरूर हुआ, मतलब यूएस को ऐसा लगा कि नाटो को एक्सपेंड करके हम नाटो को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। नाटो जब एक्सपेंड हुआ ईस्टवर्ड तो उसकी वजह से रशिया को दिक्कत हुई, जिसकी वजह से आज हम रशिया और यूक्रेन वॉर देख रहे हैं, राइट। नाटो के ही कुछ मेंबर्स जो हैं वो ये मानते हैं कि नाटो का एक्सपेंशन गलत है, ये नाटो को और वीक करता है, हमें रशिया की जो रेड लाइन है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। बट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वाज सो ऑब्सेस्ड विद नाटो एक्सपेंशन कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम तो नाटो का एक्सपेंशन करेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता कि रशिया क्या सोचता है। और उसकी वजह से 2 देश आपस में लगातार कॉन्फ्लिक्ट में बने हुए हैं, जिसकी वजह से आसपास की इकोनॉमीज जो हैं, यूरोपियन इकोनॉमीज, वो बैडली इंपैक्ट हो रही हैं। इनकी फॉरेन पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो एक बार आपको बता देता हूं। नाटो को स्ट्रेंथन करना था, यूएस का रोल जो है ग्लोबल अलायंसेस में उसको रीअसर्ट करना था, और साथ ही साथ जो रशिया और यूक्रेन के वॉर में जो अमेरिका का इंपॉर्टेंट रोल हो सकता था उसको अफर्म करना था, राइट। यूएस चाइना रिलेशंस को लेकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान यूएस चाइना रिलेशंस ऑलरेडी काफी खराब हो चुके थे। जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया तो यह सोचा जा रहा था कि यूएस और चाइना के रिलेशंस अच्छे होंगे, बट कहीं ना कहीं यूएस और चाइना के रिलेशंस खराब ही हुए हैं, राइट। तो पूरी तरीके से यूएस चाइना रिलेशन डीकपल नहीं हुए हैं, बट अभी भी बाइडेन की पॉलिसी जो थी वो ये थी कि डी रिस्किंग करनी है हमें, मतलब चाइनीज गुड्स हमारे मार्केट को रिस्क ना करें। इसकी वजह से उन्होंने चाइना के ऊपर काफी टैरिफ्स लगा रखे थे। बट इसका इंपैक्ट क्या हुआ? इसका इंपैक्ट यह हुआ कि ट्रेड, सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को लेकर चाइना और यूएस में लगातार टसल चलता रहा, डायलॉग डिलीवरीज चलती रही। कॉन्फ्लिक्ट्स की अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट में जो हो रहे हैं, उसमें इजराइल को जो यूएस ने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया, और इजराइल गाजा वॉर जो हमने देखा कि जिसमें ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस लाइक सिचुएशन आ जाती है, उसमें जो पूरी की पूरी कम्युनिटी है ना वो यूनाइट हो गई। शिया मुस्लिम्स और सुन्नी मुस्लिम्स जिनके बीच में आपस में कम्युनिटी रिलेटेड डिवाइड है, वो एक साथ यूनाइट हो गए कि भाई ये तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, ये तो बहुत गलत कर रहे हो आप। तो इस तरीके से यूएस की जो सिचुएशन है वो ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड में देखें तो काफी वीक हुई है अंडर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन।
इनके जो अगर हम अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें जो बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी के, तो यूएस और रशिया के रिलेशंस को बेटर करना चाहते थे ये, बट इस दौरान इन्होंने रशिया और चाइना के रिलेशंस को बेटर कर दिया। राइट, रशिया चाइना के रिलेशंस आज बेटर हो चुके हैं क्योंकि ईस्टवर्ड एक्सपेंशन से रशिया को भी तकल्लुफ है और चाइना को भी तकल्लुफ है। राइट, इस वजह से रशिया और चाइना के बीच का जो एक नेक्सस है वो और ज्यादा स्ट्रांग हमें होता हुआ दिखाई पड़ता है। नाटो के एक्सपेंशन की वजह से रशिया एंड चाइना and military pressure inadvertently united these two nations against US-led Western geopolitical order. This solidified the Russia-China axis, creating a strategic alliance that challenges US global leadership. अब जब कोल्ड वॉर में यूएस को केवल रशिया को झेलना पड़ा था तभी मुसीबत आ गई थी, अब रशिया को ज्वाइन कर लिया है चाइना ने भी। तो एक तरीके का फिर से एक कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन है, न्यू कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन है, जिसमें रशिया और चाइना ने एक एक्सिस बना लिया है और दूसरे एक्सिस पर अकेला यूएस है। मिडिल ईस्ट की इनस्टेबिलिटी को इन्होंने किस तरीके से बढ़ाया? इन्होंने इजराइल और गाजा के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें इजराइल को इतना ज्यादा सपोर्ट किया कि इजराइल कहीं ना कहीं गाजा के ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चरस हो गया। इसकी वजह से जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डेवलप हुआ उसमें हम देखते हैं कि शिया कम्युनिटी और सुन्नी कम्युनिटी साथ आ गए और उन्होंने यूएस और इजराइल की पोजीशन को काफी वीक किया। Biden's Middle East strategy inadvertently facilitated the unity of Sunni and Shia factions, including Hamas and Hezbollah, against Israel and the US, exacerbating regional instability. तो हमने पहले देखा कि किस तरीके से रशिया और चाइना का एक्सेस स्ट्रांग हो जाता है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में भी यूएस जो है अपनी पोजीशन जो अपना होल्ड है उसको लूज कर रहा है। द विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान लेफ्ट अ पावर वैक्यूम इन अफगानिस्तान, जिसकी वजह से वहां पर तालिबान आ जाता है। इससे अमेरिका का जो स्ट्रेंथ है, अमेरिका का जो ये पता चलता है कि भाई दे आर इनफॉलिबल, उससे पता चलता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं फॉलिबल है, अमेरिका स्टेप बैक कर रहा है, फ्यूलिंग फर्दर डिस्टेबलाइजेशन इन द रीजन एंड डिमिनिशिंग यूएस इन्फ्लुएंस इन मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स। नाटो का एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो नाटो के एक्सपेंशन की वजह से यूएस और रशिया के रिलेशंस एक ऐसी सिचुएशन पर पहुंच गए हैं जहां पर इनका रिपेयर हो पाना बहुत मुश्किल है। राइट, especially the inclusion of Finland and Sweden escalated tensions with Russia, which perceived it as an existential threat. उसकी वजह से रशिया ऑन द फ्रंट आ गया, पूरी तरीके से उसने कॉन्फ्लिक्ट को मतलब उसने इस चीज को पूरा एक्सेप्ट किया और उसने बोला कि भाई अगर आप हमें चैलेंज करोगे, अब आप हमारे एग्जिस्टेंस को चैलेंज करोगे, आप रेड लाइन को क्रॉस करोगे जो हमने खींची हुई है, तो हम आपके ऊपर पूरी तरीके से अटैक करेंगे, फुल फ्लेजेड अटैक करेंगे। राइट, तो उसने यूक्रेन को इस रीजन में पूरी तरीके से घेर लिया। यहां पर भी फाइनली हमें यूएस वीक होता हुआ दिखाई पड़ता है, बट यूएस लगातार अभी भी यूक्रेन को वॉर सप्लाईज प्रोवाइड कर रहा है। कहीं ना कहीं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए यूक्रेन को लगातार इस वॉर में रख रहा है। इसके बहुत नेगेटिव इंपैक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं पूरे के पूरे रीजन में, उसकी इकोनॉमी में। द एक्सपेंशन मे हैव क्रॉस्ड द रेड लाइन फॉर रशिया, पुशिंग इट इनटू अ मोर एग्रेसिव एक्शंस एंड क्रिएटिंग अ डीपर रिफ्ट बिटवीन यूएस एंड रशिया। राइट, इंटरनल डिविजन्स अगर हम देखें, नाटो में ही इंटरनल डिविजन्स हो गए। कई सारी कंट्री कह रही कि भाई हमें एक्सपेंशन करने की क्या जरूरत थी, हमें ईस्टवर्ड आने की क्या जरूरत थी, वी वर गुड, हमें क्यों एक्सपेंड करना है जबरदस्ती कि हम रशिया को फालतू में गुस्सा करें, बिकॉज दे आर ऑल्सो बिग पावर। राइट, इंपैक्ट क्या हुआ है ग्लोबल स्टेबिलिटी पर? रशिया और चाइना दोनों साथ आ गए हैं, जिसकी वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है अब अमेरिका के लिए बढ़ गया है। राइट, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो और ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि इजराइल को लगातार ये सप्लाई कर रहे थे। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ग्लोबल अलायंसेस को और स्ट्रॉन्ग करें, जितनी भी हमारी कंट्रीज हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करें, अमेरिका की प्रेजेंस फील होनी चाहिए। बट अमेरिका की प्रेजेंस कहीं ना कहीं नेगेटिवली फील हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका क्या करने की कोशिश कर रहा है, वही अंकल सैम वाली जो इनकी स्ट्रेटजी है कि भाई अगर तुम दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो हम बीच में आ जाएंगे और हम आपके कॉन्फ्लिक्ट को दूर करेंगे। बट इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं और अमेरिका फेल हो रहा है एज अ सुपर पावर। राइट, तो ऐसे में हमें एडमिनिस्ट्रेशन के चेंज की जरूरत थी ही, और यूएस के जो सिटीजंस हैं दे आर वेल अवेयर ऑफ इट, तो इसी वजह से उन्होंने एक नए नेता को चुना है। राइट, यूएस सपोर्ट फॉर इजराइल ड्यूरिंग गाजा कॉन्फ्लिक्ट एंड द लैक ऑफ डिप्लोमेटिक रेस्ट्रेंट led to the escalation of violence and instability in the region। और इसी वायलेंस की वजह से दोनों कम्युनिटीज जो हैं जिनमें आपस में डिवाइड पाया जाता है, शिया एंड सुन्नी कम्युनिटीज, दे बिकेम यूनाइटेड और उन्होंने यूएस को साथ में क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया। यूएस और रशिया के रिलेशंस स्ट्रेन होते हैं क्योंकि नाटो का एक ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हुआ।
साथ ही साथ ग्लोबल साउथ में हमें पोलराइजेशन दिखाई पड़ता है, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से जो एक्सपेक्टेड था उसके इतर इन्होंने थोड़ी एग्रेसिव पॉलिसीज बनाई है चाइना और रशिया के अगेंस्ट, राइट। साथ ही साथ ग्लोबल साउथ के अगेंस्ट भी इनकी काफी एग्रेसिव पॉलिसीज है, ट्रेड को लेकर, ठीक, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर, राइट। तो इसकी वजह से हमें ग्लोबल साउथ में भी काफी ज्यादा पोलराइजेशन देखने को मिलता है। सब इकट्ठे होकर चाहते थे कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आगे ना रहे। नाटो की यूनिटी में डिसरप्शन देखने को मिलता है। हंगरी, टर्की जैसी कंट्रीज ने यह बोला है कि भाई दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड, अनकॉल्ड फॉर एक डिसीजन लिया है यूएस ने नाटो के एक्सपेंशन का, ठीक है। सम नाटो मेंबर्स आर क्वेश्चनिंग द विजडम ऑफ फर्दर एक्सपेंशन व्हिच कुड लीड टू इंटरनल इनस्टेबिलिटी विद इन द अलायंस। साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी हमने देखी। बाइडेन्स ट्रेड वॉर्स एंड टैरिफ्स ऑन चाइना along with sanctions on Russia have contributed to disruptions in global supply chains and rising global inflation. challenges क्या क्या हैं इसमें यूएस के सामने? यूएस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि रशिया और चाइना का जो अलायंस है इसका जो इंपॉर्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, इनके इंपॉर्टेंस को कम करना, राइट। इंडो पैसिफिक रीजन में, यूरोप में इनका जो इंपॉर्टेंस है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। चाइना का जो प्रेजेंस है वो यूरोप में और इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ता चला जा रहा है। इसको यूएस कैसे काउंटर करेगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में, ये देखने वाली बात है। मिडिल ईस्ट में यूएस को अपने रिलेशंस जो है अरब स्टेट्स के साथ, क्योंकि अरब स्टेट्स को हमने पूरी तरीके से क्या किया, अवॉइड कर दिया इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट में, राइट। तो अरब स्टेट्स के साथ रिलेशंस हमें बेटर करने पड़ेंगे, यूएस को बेटर करने पड़ेंगे। नाटोस कंटिन्यूड एक्सपेंशन, द यूएस नीड्स टू बैलेंस डिफेंस कमिटमेंट्स एंड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू अवॉइड प्रोवोकिंग रशियन एग्रेशन। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बहुत कम हुए हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, राइट। वो चाहे इजराइल मिडिल ईस्ट के टेंशन की बात हो या हम बात करें रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की, डिप्लोमेटिक इंटरफेरेंस नहीं हुआ, केवल और केवल डिफेंस कमिटमेंट्स पर ध्यान दिया गया। यूएस मस्ट अडैप्ट टू शिफ्टिंग पावर डायनेमिक्स इन यूरोप, एशिया एंड द मिडिल ईस्ट विद राइजिंग challenges from China, Iran, Russia and Turkey. It needs to coherent foreign policy that bridges domestic divides and restores global credibility, particularly with allies and international institutions. Right? तो अब कहीं ना कहीं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मेजर चैलेंज आ गया है कि वो किस तरीके से इन दोनों सिचुएशन के बीच में, इन दोनों सिचुएशन को साथ में कैसे हैंडल करते हैं, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। और इस समय यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो कांटों के ताज पर बैठा हुआ है, उसके सामने मल्टीपल चैलेंजेस हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि अगले 4 साल में कितनी सक्सेसफुली ट्रंप गवर्नमेंट जो है वो सेल थ्रू करती है और अमेरिका को एक बार फिर से सक्सेसफुल पावर, एक बड़ा पावर, सुपर पावर की तरह एस्टैब्लिश करती है। यहां पर मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि असेस द इंपैक्ट ऑफ जो बाइडेन्स फॉरेन पॉलिसी ऑन ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स, particularly in relation to NATO, US-China relations and the Middle East. Critically examine करना है unintended consequences of his actions, including the strengthening of Russia-China ties, the US role in Middle East, and shifting balance within NATO. Right? So, if you found this video informative, for more such informative videos, do subscribe to the channel. Stay tuned to the channel. Thank you so much.